सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को 18 सितंबर की द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। सैंक्शंस फॉर चेंज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है अमेरिका की दोगली नीतियों पे ईरान को लेकर के। अभी डिटेल में इसको देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस तलाश में आप यहाँ आए हैं, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को तैयार करना, चाहे ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, तीनों एस्पेक्ट्स आपके यहाँ तैयार करवाए जाते हैं। क्लास को मन से आपको लेना है और क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ना केवल लर्निंग करेंगे बल्कि हम चेक भी करेंगे कितना हम सीख पाए। क्विज़ में आपको 9 में से 9 मार्क्स मिलने चाहिए। इसमें वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया। ऑलराइट, कह रहा है जी सैंक्शंस फॉर चेंज। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध और चेंज का मतलब होता है बदलाव। कह रहा है जी बदलाव के लिए प्रतिबंध लगाए जाएं। प्रतिबंध समझते हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी, सैंक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। और बात कर रहा है ऑन अमेरिकाज पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान। अमेरिका की नीतियों की बात हो रही है ईरान को लेकर के। आगे कह रहा है जी यूएस पॉलिसी टुवर्ड ईरान हैज़ डन लिटिल टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल। कह रहा है अमेरिका की जो पॉलिसी है टुवर्ड ईरान, ईरान की तरफ, कह रहा है इसने डन किया है लिटिल, इसने किया है ना के बराबर। हैज़ डन मतलब इसने किया है, लिटिल मतलब ना के बराबर। और किसके लिए? इम्प्रूव करने के लिए लाइव्स को, यानी ज़िंदगियों को, पीपल की, लोगों की। तो बड़ी ख़राब पॉलिसी अमेरिका की रही है। ईरान के अंदर ना कुछ सुधरा है, ना ईरान की बदमाशियाँ कम हुई हैं। इस पॉलिसी से ईरान के लोग परेशान ही हुए हैं, कुछ फ़ायदा इससे अभी तक नहीं मिला। पॉलिसी आपका सब्जेक्ट है, हैज़ डन इसकी वर्ब है एक्टिव में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लिटिल जब भी अ या द के बिना आ जाए तो इसका मतलब होता है जी ना के बराबर, ना के बराबर। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, मेरे पास ना के बराबर पैसा बचा है। देर इज़ लिटिल मिल्क इन द जार, मिल्क जार में ना के बराबर ही दूध है ना। अ या द के बिना लिटिल आ जाए तो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, ना के बराबर। चलिए आगे बढ़े। टूवर्ड और टूवर्ड्स में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ही फॉर्मल लिखेंगे तब टूवर्ड लिखेंगे, थोड़ा इनफॉर्मल बोलेंगे या इनफॉर्मल लिखेंगे तो टूवर्ड्स लिखेंगे। दोनों एक ही तरह के वर्ड है, ऐसा याद रखें, ज़्यादा फर्क इनमें नहीं है। जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर क्लास को दें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अपने आप को इम्प्रूव करना अगले 6 महीने में, है ना। चलिए उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए वो कैब शीट आज की 6 वर्ड्स हैं अपने पास। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं। शुरू करेंगे डिफाई से। जो बच्चे पुराने हैं क्लासेस में, ये वर्ड एक एक उनके दिमाग में बैठ गया होगा। डिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की अवज्ञा करना, अवहेलना करना, चैलेंज करना अथॉरिटी या ऑर्डर को। सरकार ने बोला ये काम करो, लेकिन आप उस काम को फिर भी नहीं कर रहे हैं, अपना टैक्स नहीं भर रहे हैं, लॉकडाउन में घर के बाहर निकल रहे हैं। ये सब काम जो है अंग्रेजी में इनको बोलते हैं डिफाई करना। डिफाइंग द लॉकडाउन्स, सम पीपल वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉकडाउन्स की अवहेलना करते हुए, लॉकडाउन्स को डिसरिगार्ड या चैलेंज करते हुए कुछ लोग सड़कों पे रोम कर रहे थे, सड़कों में घूम रहे थे, गलियों में घूम रहे थे। अब ये जो अवहेलना करना है, डिफाई करना है, इसके ये सारे सिनोनिम्स हैं। फ्लाउट, स्कॉफ एंड फ्लाई इन द फेस ऑफ। आज आप फ्लाउट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन मेरी बात याद रखना, फ्लाई इन द फेस ऑफ ये ईडियम आपको बहुत एग्जाम्स में आई हुई मिलेगी और आते हुए भी मिलेगी आने वाले ईयर्स में। फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी अथॉरिटी के सामने उसको चैलेंज करके उसकी बात को मानने से मना कर देना। ठीक है, याद रखना इस ईडियम को।
नेक्स्ट वर्ड अपने पास आज का प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है जी बुरी हालत या दुर्दशा, है ना, परेशानियां, डिफिकल्ट सिचुएशन या पोजीशन को बोलते हैं प्लाइट। पोलैंड हैज़ ओपन इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियन रेफ्यूजीज। पोलैंड ने अपने बॉर्डर्स को खोल दिया है नोट करते हुए प्लाइट को। टेक नोट करना यानी ध्यान में लेना, प्लाइट का मतलब है दुर्दशा। दुर्दशा को ध्यान में लेते हुए यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ की, यूक्रेन से आने वाले रेफ्यूजीज़ की। प्लाइट को सफरिंग, वाओ, प्रेडिकमेंट, ट्रेवल्स भी बोलते हैं। आज ये WOE जिसको कुछ बच्चे वू बोलते हैं, वू, है ना, ये है वाओ। ये जो वाओ है ना वर्ड, ये आर्टिकल में आप देखेंगे डिफिकल्ट पोजीशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डेबिलिटेट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोलोकेशन में यूज़ होता है डेबिलिटेट वर्ड पेन के साथ में। डेबिलिटेटिंग पेन वो पेन है जिसकी वजह से आप अपाहिज हो जाएं, किसी काम को ना कर पाएं। जैसे आपकी जाड़ में दर्द हो रहा है, जाड़ समझते हैं ना, जॉ में आपके मॉलर टूथ हैं जो पीछे, जाड़ बोलते हैं इसको अपने हिंदी में। अगर आपके मॉलर टूथ में दर्द हो रहा है जाड़ में या जॉ में, तो वो पेन ऐसा होगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे उस दिन, ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना कुछ खाने में, ना किसी से बात करने में। तो वो पेन होगा डेबिलिटेटिंग पेन जो आपको क्रिपल या अपाहिज बना दे। तो वहाँ से इस वर्ड को कनेक्ट करें। वीक या अपाहिज बनाने वाली चीज़ को अंग्रेजी में बोला जाता है डेबिलिटेटिंग। अपाहिज बनाने वाली चीज़ को एक और वर्ड से बता सकते हैं, क्रिपल करना, क्रिपलिंग, है ना। तो ये क्रिपल वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। बाकी भी इसी के सिनोनिम है, पैरालाइज करना, वीकन करना, अंडरमाइन करना, सभी किसी को कमज़ोर या अपाहिज बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेड द इंडस्ट्री। प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबी खींची हुई, स्ट्राइक्स मतलब हड़तालें। लंबे समय से चलती हुई हड़तालों ने अपाहिज बना दिया है, क्रिपल बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को। बैठा है वर्ड दिमाग में? चलो अगला वर्ड है फियास्को। फियास्को का मतलब होता है एक बड़ी सी फेलियर जो एम्बैरेसिंग हो आपके लिए और बड़ी डिस्ट्रक्टिव हो। जैसे कोई बच्चा चपरासी के एग्ज़ाम में 6वीं बार फेल हो जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ मैं, आप कनेक्ट कर सको ना दिमाग में फियास्को क्या है। वो लड़का जो चपरासी के एग्ज़ाम में 6वीं बार फेल हो जाए, वो सुपरस्टार बैट्समैन जो पहली गेंद पे बोल्ड हो जाए, है ना, और वो भी किसमें, वर्ल्ड कप में। तो ये जो बड़े बड़े फेलियर्स होते हैं लाइफ में, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फियास्को। फियास्को। 3 फार्म बिल्स एंडेड इन ए पॉलिटिकल फियास्को फॉर द NDA लेड गवर्नमेंट। 3 फार्म बिल्स जो हैं वो एंड हुए एक राजनीतिक एम्बेरसमेंट में या फेलियर में NDA लेड गवर्नमेंट के लिए, NDA से बनी सरकार के लिए। NDA लेड गवर्नमेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसको NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है लीड कर रहा है। चलिए फियास्को के लिए एक और वर्ड है अंग्रेजी में अपने पास, डिबैकल, ब्लंडर, डिजास्टर और सेटबैक। आज ये सेटबैक नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। डिबैकल भी यही है, डिजास्टर भी यही है। ये डिबैकल और सेटबैक जो है बहुत बार आप रीडिंग में एनकाउंटर करने वाले वर्ड्स हैं इनको। चलिए अगला वर्ड है अपरेटस। अपरेटस का मतलब होता है जी इक्विपमेंट या सिस्टम। इक्विपमेंट या सिस्टम। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आपका अपरेटस होगा स्टेथोस्कोप, एक डायबिटीज़ यानी शुगर नापने की मशीन, एक ब्लड प्रेशर को यानी कि हाइपरटेंशन को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट, यह हो सकता है थर्मामीटर भी हो। तो ये सब क्या है, ये डॉक्टरी के अपरेटस हैं, है ना। इसी तरीके से कारपेंटरी के अपरेटस क्या होंगे, अगर आप कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, तो आप कुछ हथौड़ा, कुछ नेल्स, कील्स, है ना, ये सब चीज़ें रखते होंगे। और अपरेटस वर्ड का मतलब सिस्टम बन जाता है जब किसी जगह के सिस्टम की बात होती है। जैसे गवर्नमेंट अपरेटस, सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम। ऐसे इस वर्ड को आपको कनेक्ट करके रखना है। एस्ट्रोनॉट्स नीड टू टेक स्पेशल ब्रीदिंग अपरेटस विद देम इनटू द स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है एक स्पेशल ब्रीदिंग अपरेटस की, सांस लेने के खास उपकरणों की अपने साथ वो ले जाते हैं स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर। इसको डिवाइस, मैकेनिज्म या पैराफर्नेलिया भी बोलते हैं। पैराफर्नेलिया बहुत एडवांस्ड वर्ड है, अपरेटस का सिनोनिम है। बहुत बार आपने इस वर्ड को भी देखा होगा, याद रखेंगे आप, अपरेटस वर्ड आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। लास्ट वर्ड है अपना टैप। बड़े अच्छे से वर्ड समझाया हुआ है। टैप का मतलब होता है जी नल, टूटी, फॉसेट, कुछ लोग फॉसेट बोलते हैं, ठीक है। टैप किस चीज़ में करोगे आप, ये पानी की टंकी है, इसमें टैप लगाया और पानी निकालने लगे। हो सकता है पानी की जगह डीजल की टंकी हो। जब भी आप किसी चीज़ में टैप इनटू करते हैं ना, तो आप उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा लेते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक तरीके से पानी की टंकी फोड़ के पानी नहीं निकाला, आधा गिर गया और आधा पी लिया, ऐसा नहीं। आपने सलीके से, तमीज़ के साथ में टैप लगाई और फिर खोला और जितना चाहिए था पानी निकाला। तो टैप इनटू फ्रेजल वर्ब, इनटू इसके साथ में लग जाता है और कहीं भी नहीं भी लगता, ठीक है। टैप नाम की जो वर्ड है या टैप इनटू जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सिस्टमैटिक तरीके से यूज़ में लेना। आवर वर्ल्ड नीड्स टू टैप इनटू सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस।
हमारी दुनिया को ज़रूरत है सलीके से सोलर और विंड न्यूक्लियर एनर्जी को टैप इनटू करने की, यूटिलाइज करने की, ताकि कार्बन एमिशंस को कम किया जा सके। तो टूटी से जोड़ के रखेंगे। टैप को एक्सप्लॉइट करना भी बोलते हैं। टैप या फॉसेट नाम के नाउन से ये वर्ड बनाया गया है वर्ब फॉर्म में। चलिए समरी जो अगर आपको समझनी है ना इसकी, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। ईरान एक बहुत ही गरीब देश है, लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंट्री में दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तेल के कुएं हैं। अब ये जो गरीबी आप ईरान की देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, इस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध। इस वजह से ईरान जो है आज भूखमरी की कगार पे है। लाइव्स ऑफ पीपल जो है यहाँ पे बहुत ख़राब है, लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी बदतर हैं। अब ये सैंक्शंस क्यों लगे हैं? क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे ज़्यादा हेटेड कंट्रीज़ में से एक है, सबसे ज़्यादा इसको नफरत मिलती है। शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इसलिए सारे सुन्नी मुसलमान देश इससे नफरत करते हैं, चाहे अरेबिया हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, पाकिस्तान। और दूसरा, ये दुश्मन है इजराइल का, इसलिए सारा वेस्ट भी इससे नफरत करता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। इस सारी नफरत को झेलने के लिए और अपने ऑयल के एक्सपोर्ट्स को फिर से जिंदा करने के लिए ईरान ने एक नया खेल खेला हुआ है पिछले 20 सालों से। ईरान बोलता है जी आप हमसे लड़ाई करो, दुश्मनी करो, जो करना कर लो, लेकिन हम बना रहे हैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब। जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन एक एक को देख लेंगे। और ये सारे दुनिया की सर की टेंशन बना हुआ है ईरान, कहीं ये दूसरा नॉर्थ कोरिया ना बन जाए, अगर इसका बॉम्ब बन जाए, बस यही डर है पूरी दुनिया को। इसलिए 2011 में पूरी दुनिया ने मिल करके अमेरिका को प्रेशराइज किया कि आप ईरान से एक संधि करें, और उस संधि में ये लिखाओ, उस ट्रीटी में ये लिखाओ कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा, बम बनाने की प्रोसेस को ख़त्म करेगा। इसके बदले में ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हटाए जाएंगे, ईरान को इकोनॉमिक हेल्प दी जाएगी। ये संधि हो भी गई, लेकिन 2016 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि को, इस ट्रीटी को तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ईरान जो है सब हमसे पैसा भी ले रहा है और चुपचाप अपना बम भी बना रहा है। जैसे ये संधि टूटी, ईरान ने अपने बम बनाने की प्रोसेस को और तेज कर दिया। अब टेंशन में आकर के 2022-23 से जो बाइडन जो है फिर से ईरान से ट्रीटी करना चाह रहे हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ईरान से जो इतनी नफरत की जाती है ना, और इसके साथ खेला जाता है खास करके अमेरिका के द्वारा, कभी इससे दोस्ती कभी इससे दुश्मनी, इस वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ्स आज भी बहुत ख़राब हैं। अमेरिका की पॉलिसी के दोगलेपन की वजह से ईरान की ये हालत है आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, अमेरिका की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चलिए शुरू करें। कराची अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ महसा अमीनी, द 22-year-old Kurdish woman who was arrested by Iran's morality police for allegedly flouting the country's mandatory hijab rules। कह रहा जी एक साल बाद, अ ईयर आफ्टर, सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा जी ठीक एक साल बाद डेथ के यानी मौत के, महसा अमीनी नाम की इस लेडी के, इस वुमन के, जो थी 22 साल की कुर्दिश वुमन, कुर्दिश एथनिसिटी वाली औरत, कह रहे जो कि अरेस्ट की गई थी पैसिव वॉइस लगा करके ईरान की मोरालिटी पुलिस के द्वारा, वहाँ की नैतिक पुलिस के द्वारा। मोरालिटी पुलिस मतलब जो मॉरल्स को देखेगी, लोगों को कैसे सड़कों पर रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, ऐसी एक पुलिस इन्होंने बना रखी है। कह रहे जी महसा अमीनी जिसको अरेस्ट किया गया था, हिरासत में लिया गया था इस मोरालिटी पुलिस के द्वारा, और क्यों लिया गया था? कथित तौर पे फ्लाउट करने के लिए, अवज्ञा करने के लिए, अवहेलना या डिसरिगार्ड करने के लिए ईरान नाम की इस कंट्री के ज़रूरी या मैंडेटरी हिजाब के रूल्स को, बुरखे के रूल्स को। इसने बुरखा नहीं पहना होगा इस लेडी ने, इसने नहीं पहनना होगा। कह रहे जी बिल्कुल इसके एक साल बाद। अब इसके एक साल बाद क्या हुआ ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सीम टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम। जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं, सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन प्रोटेस्ट हैं, वो दिखाई देते हैं कि वो लूज़ कर चुके हैं, खो चुके हैं अपने मोमेंटम को, अपने संवेग को, अपनी स्पीड को। समझ में आ गया सेंटेंस? चलिए सेंटेंस तो इतना ही है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सीम टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम। प्रोटेस्ट आपका सब्जेक्ट है, सीम इसकी वर्ब है, हुआ है महसा अमीनी के लिए, वर्ब है इसकी वॉज अरेस्टेड। फ्लाउट करना, डिसरिगार्ड करना अथॉरिटी को, फ्लाई इन द फेस ऑफ करना, किसी भी, समझ गए ना, सरकारी फरमान के, किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज करना। फ्लाउट वर्ब को फ्लॉन्ट वर्ब से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना किसी चीज़ को बड़े ही प्राउड के साथ में। जैसे कोई नई सुपर बाइक ले आए आप, अब उसको आप सड़कों पे घुमा रहे हो बहुत तेज़ी से। किसी लड़की ने नई ड्रेस पहनी है ना, वो उसको पार्टी के अंदर बार बार सबको दिखा रही है। या किसी बड़े बिजनेसमैन ने कोई बड़ा, समझ गए ना, कुछ भी जो आपने ले लिया, जो आपको लगता है कि आपके पास अनोखा है और आप उसको सबको दिखाते हो, तो वो जो प्रक्रिया है, शो ऑफ करने की प्रोसेस है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लॉन्ट करना। फ्लाउट वर्ब से इस वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं है, देखने में दोनों वर्ड्स एक तरह के आपको दिखाई देंगे। बढ़े आगे, आज के क्विज में इन दोनों वर्ड्स को आपको पहचानना है। आगे कह रहा है जी,
बट द थियोक्रेटिक रिजीम रिमेन्स वल्नरेबल टू मोर सच शॉक्स। कह रहा है जी जरूर मोमेंटम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो थियोक्रेटिक रिजीम है, थियोक्रेटिक रिजीम मतलब जो थियो यानी रिलीजन के हिसाब से चले, ये सरकार एक किताब के हिसाब से चलती है किसी रिलीजन विशेष की। कह रहा है जो थियोक्रेटिक रिजीम है ये आज भी बना हुआ है वल्नरेबल यानी कि डिफेंसलेस, और किसके सामने, और ऐसे शॉक्स या झटकों के सामने कभी भी नया झटका वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की पब्लिक दे सकती है। भाई ये तो हो गई ख़त्म, लेकिन नए प्रोटेस्ट कभी भी शुरू हो सकते हैं। समझ में आ गया सेंटेंस? रिजीम मतलब प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी वर्ब है रिमेन्स। वल्नरेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए डिफेंसलेस। अगर आप बाहर घूम रहे हो, आपके पास छाता नहीं है, तो आप धूप बरसात के लिए वल्नरेबल हो। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रखें। ये 22 ईयर ओल्ड ये कॉन्सेप्ट आज आपको करवा नहीं रहे हैं, हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स का है। अपने नोट्स निकाल लो पुराने वाले। 22 के बाद में ईयर क्यों लिखा गया है, ईयर्स क्यों नहीं लिखा गया, और बीच में हाइफन्स क्यों लगाए गए हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो आपको करवाया हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट्स रोज़ नहीं हो सकते, इसलिए नोट्स बनाया करो, क्लास में रेगुलर आ करो। ये कॉन्सेप्ट आज के क्विज में मैंने पूछ लिया आपसे, लेकिन आपको ठीक है पुराने नोट्स में से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। थियोक्रेटिक वर्ड को देखेंगे। क्रेसी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट, थियो का मतलब होता है रिलीजन। एक ऐसी गवर्नमेंट थियोक्रेसी होगी जो रिलीजन के हिसाब से चले। भाई हम तो इस्लाम के हिसाब से चलते हैं, हम क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म के हिसाब से चलते हैं। जब सरकार में रिलीजन इन्वॉल्व हो जाए तो वो सरकार बन जाती है थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान की, ये सब कंट्रीज आप देखेंगे थियोक्रेटिक आपको मिलेंगी। अच्छा, ये जो क्रेसी से बनने वाले बाकी वर्ड्स हैं इनको भी फटाफट देख लो। अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी, इडियोक्रेसी और इडियोसिंक्रेसी। मैं 5, 10, 20 सेकंड्स आपको दूंगा, क्लास को पॉज करें। कितने इनमें से वर्ड्स आपको आते हैं? सारे क्रेसी वाले एक साथ करवा रहा हूं, इतने ही हैं। आ गए तो एक बार में दिमाग में बैठ जाएंगे। चलो देखो, अरिस्टो मतलब कुलीन। अरिस्टोटल से बना है वर्ड अरिस्टो। कुलीन समझते हैं खानदानी। अरिस्टोक्रेसी वो क्रेसी है जो खानदानी लोगों के द्वारा चलाई जाए, गवर्नमेंट बाय जेंट्री। खानदानी का मतलब पैसे वाले नहीं है, जरूर खानदानियों के पास पैसा होता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो, समझ पा रहे हैं ना, समाज में जो खानदानी माने जाते हैं, राजे महाराजे, पुराने टाइम के सूबेदार, अगर यही लोग सरकार चलाने लगे हैं तो ये बन जाएगी अरिस्टोक्रेसी। प्लूटो जो है धन का देवता था, प्लूटोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय द रिच, जिसके पास पैसा उसकी सरकार। ऐसी भी प्लूटोक्रेसीज बहुत पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती हैं। अब क्या होती है? अब होती है जी डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल, डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय पीपल या गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। ओक्लोक्रेसी देख लिए, ओक्लो का मतलब होता है मॉब या भीड़। मॉब या भीड़, जब भीड़ तंत्र चले तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में गवर्नमेंट बाय मॉब या ओक्लोक्रेसी। ठीक है, मोबोक्रेसी भी बोल सकते हैं, मोबोक्रेसी इसका सिनोनिम है। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है आपके लिए ओक्लोक्रेसी, लेकिन नोट्स बना लेगा जो बच्चा, 6 महीने में 3 बार देख लेगा, याद हो जाएगा उसको, है ना। स्ट्रेटोक्रेसी क्या होती है? स्ट्रेटो मतलब आर्मी, गवर्नमेंट बाय आर्मी रूल। ठीक है, जैसे पाकिस्तान जो है स्यूडो डेमोक्रेसी है और ओरिजिनली एक स्ट्रेटोक्रेसी है। ठीक है, पाकिस्तान में आपको स्ट्रेटोक्रेसी मिलेगी, आर्मी ही तो चला रही है इस देश को डेमोक्रेसी के नाम पे पिछले 70 सालों से। पैंटिसोक्रेसी, पैंटिसोक्रेसी और आइसोक्रेसी एक ही बात है। देखिए, पैन का मतलब है सभी, आइसो का मतलब है बराबर, क्रेसी का मतलब है सरकार। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे हर आदमी का बराबर अधिकार है, चाहे आपके पास 1 वोट हो, चाहे आपके घर में 10 वोट हो। समझ पा रहे हैं? हर वोट की उतनी ही कीमत है जितनी बराबर सभी के वोट्स है। समझ पा रहे हैं ना? गवर्नमेंट बाय इक्वल पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। पैंटिसोक्रेसी को, पैंट को निकाल करके आइसोक्रेसी भी बोल देते हैं कुछ लोग। आइसोक्रेसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, याद रखेंगे आइसोक्रेसी। लास्ट में इडियोक्रेसी, मेरे ख्याल से इसको याद करना बड़ा आसान है, गवर्नमेंट बाय इडियट्स और फूल्स, इडियट्स और फूल्स। ठीक है, अब इडियोक्रेसी वर्ड को इडियोसिंक्रेसी वर्ड से मत कंफ्यूज कर लेना। यह है इडियो प्लस में सिन प्लस में क्रेसी, और यहाँ पे लग रहा है जी एस, ध्यान दे लेना, यहाँ सी लगा हुआ सब जगह ऊपर, यहाँ लग रहा है एस। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है जी मूड और मैनरिज्म पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। किसी भी आदमी का आचरण, बोलने का तरीका या मैनरिज्म है उसकी इडियोसिंक्रेसी। समझे मेरी बात को? किस तरीके से आप बोलते हैं, क्या आपके मैनर्स हैं, कैसे बैठते उठते हैं, मूड कैसा है आपका,
कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ को। दिस इज़ योर इडियोसिंक्रेसी। एडवांस्ड वर्ड है, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से सारे आपको करवा दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा इसका। बढ़े आगे, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक दे करके शेयर दिया करो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में पूछे गए हैं वर्ड्स आपसे। कह रहा द इस्लामिक रिपब्लिक विच इज स्ट्रगलिंग with economic wars due to crippling American sanctions has witnessed a wave of protest with the demand of reforms and at times regime change। कह रहे जो इस्लामिक रिपब्लिक है ईरान, जिसमें इस्लाम का राज है, इस्लाम के हिसाब से देश चलता है, कह रहे कि जो कि स्ट्रगल भी कर रहा है और किस चीज़ के साथ में, आर्थिक परेशानियों या वॉर्स के साथ में। और क्यों? अपनी चरमराती हुई, क्रिपल करती हुई या अपाहिज होते हुए अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से, अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से। कह रहा है ये जो इस्लामिक कंट्री है ना, इस वजह से जो स्ट्रगल कर रहा है, कह रहा है इसने विटनेस किया है एक प्रोटेस्ट की वेव को, प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की एक लहर को। और ये लहर आई है इस डिमांड के साथ में, इस ज़रूरत के साथ में, मांग के साथ में, जो रिफॉर्म्स की हैं, सुधारों की है, और कभी कभी एट टाइम्स रिजीम चेंज की भी होती हैं, प्रशासन में बदलाव की भी होती हैं। वो अयतुल्ला खमनाई बैठा है यहाँ पे काफ़ी सालों से, 20-30 सालों से। लोग बोलते हैं भाई इसको चेंज करो, दूसरे किसी मुल्ला को लेकर के आओ। तो इस तरह की आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कोर्स ईरान की बात हो रही है। इसकी वर्ब है हैज़ विटनेस्ड, विटनेस करना, किसी चीज़ को देखना या उसकी गवाही देना। विच आया ऑफ कोर्स ईरान के लिए, ईरान की विच की वर्ब है इज स्ट्रगलिंग। रिपब्लिक सिंगुलर है, विच का एंटीडेंट सिंगुलर है, इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है ना। वॉर्स आप समझते हैं, प्लाइट्स, परेशानियाँ, सफरिंग आपकी। क्रिपलिंग मतलब डेबिलिटेटिंग, जो आपको पैरालाइज कर दे या आपको अपाहिज बना दे, है ना, कमजोर बना दे, क्रिपलिंग। करेजी द प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय द कस्टोडियन डेथ ऑफ अमीनी हैड रेटल्ड द रिजीम इनिशियली which had sent mixed signals on disbanding the infamous morality police force and altering the hijab laws। कह रहे जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो ट्रिगर्ड बाय थे, जो सारे प्रदर्शन हुए थे, जो उकसाए हुए थे, ट्रिगर्ड थे, और किसके द्वारा? कस्टडी में हुई मौत के द्वारा, मासा अमीनी की। पहले वो गिरफ्तार हुई, फिर गिरफ्तारी के दौरान ही वो मारी गई। कह रहा है इस वजह से जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, उन्होंने हिला के रख दिया था, रेटल या शेक करके रख दिया था इस इस्लामिक रिजीम को, प्रशासन को, शुरुआत में यानी इनिशियली। कह रहे ये वही रिजीम है जो डर के मारे भेज चुका था फिर, विच हैड सेंट मिले जुले सिग्नल्स को या इंडिकेशंस को, जो थे डिसबैंड करने को यानी तोड़ देने को, इस बहुत ही कुख्यात, इनफेमस या नोटोरियस मोरालिटी पुलिस फोर्स को। बहुत कुख्यात फोर्स है ये, लोगों को मारने लगती है, अगर औरतें बाल खुले छोड़ दें, हिजाब ना पहने तो सड़क पे उनकी पिटाई करती है। तो ये सिग्नल भी आए थे शुरू में हमारे पास इस रिजीम से कि इस पुलिस फोर्स को डिस्बैंड करके ख़त्म कर देंगे, और ये बदल भी देंगे अपने हिजाब के लॉज को, बुरखा पहनने के कानूनों को। प्रोटेस्ट आपका सब्जेक्ट है, हैड रेटल्ड इसकी वर्ब है, रेटल करना, हिला करके रख देना, शेक करना, शॉक करना, है ना, जॉल्ट करना। विच की वर्ब है हैड सेंट, विच आया है रिजीम के लिए। मिक्स्ड सिग्नल्स मतलब मिले जुले सिग्नल्स, ना आप सही से बताया कि बंद करेंगे, ना सही से बताया कि चालू रखेंगे, मिक्स्ड से सिग्नल्स भेजे। डिसबैंड करना आप समझते हैं, किसी चीज़ को तोड़ देना, डिस्पर्स या डिसमोबलाइज कर देना। कह रहा है जी बट इट लेटर रिकवर्ड फ्रॉम द सेटबैक्स एंड टाइटन द क्रैक डाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स। कह रहा है लेकिन बाद में जाकर के रिकवर कर गया इन सारे सेटबैक्स से, इन सारे शौक या झटकों से, नाकामयाबियों से, और इसने टाइटन कर दिया, इसने मजबूत कर दिया अपनी धरपकड़ को, क्रैकडाउन को, अपने कंट्रोल को, और किस पे? इन सभी प्रोटेस्टर्स पे। तो बाद में मौका मिलते ही ईरान जो है पलट गया और उसने बोला सारे क्रैकडाउन्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा शिकंजा कस रहे हैं, सारे प्रोटेस्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं। इट आया इस रिजीम के लिए, वर्ब है इसकी रिकवर्ड, दूसरी वर्ब है टाइटेंड। ईरान ने रिकवर किया, ईरान ने टाइट किया। सेटबैक का मतलब आप समझते हैं, बड़ा झटका, डिबैकल बोल सकते हैं आप इसको, डिजास्टर बोल सकते हैं, सभी इसके सिनोनिम्स आपको करवा दिए गए हैं। फियास्को है ना, सेटबैक का बिल्कुल उल्टा होता है बड़ी कामयाबी। ये तो बड़ा झटका है, बिल्कुल उल्टा क्या होगा? बड़ी कामयाबी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेक थ्रू। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एडवांस वर्ड्स हैं, इनको याद रखें। बढ़े आगे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस मोर देन 500 पीपल इंक्लूडिंग 70 माइनर्स हैव बीन किल्ड इन द अनरेस्ट एंड हंड्रेड्स वुंडेड एंड अरेस्टेड इन द पास्ट ईयर। कह रहा है जी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से 500 से ज़्यादा लोग, जिसमें 71 जो है नाबालिग भी शामिल हैं, वो पैसिव वॉइस लगा के मार दिए गए हैं इस पूरे अनरेस्ट के दौरान पुलिस वालों के द्वारा, और 100 जो हैं वो वूंड कर दिए गए हैं या चोटिल कर दिए गए हैं और अरेस्ट किए गए हैं पिछले ही साल में, लास्ट ईयर में। ये हुए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मानवाधिकार संगठन, वो ऐसा बताते हैं।
500 पीपल इनकी वर्ब है हैव बीन किल्ड, मैनी पीपल हैव बीन वुंडेड एंड मैनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड, है ना। पीपल की तीनों वर्ब्स हैं। कह रहा है जी ईरान हैज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट 7 पीपल लिंक टू द प्रोटेस्ट। कह रहा है ईरान एग्जीक्यूट भी कर चुका है, टांग भी चुका है। एग्जीक्यूट करना यानी फांसी की सज़ा देके मार देना। ईरान ने मार भी दिया है कम से कम 7 लोगों को जो इन धरनों प्रोटेस्ट से प्रदर्शन से जुड़े हुए थे। कह रहा है ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ देर वर रिपोर्ट्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल डिटेनिंग एक्टिविस्ट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मेमोरियल इवेंट्स फॉर द वुमन। कह रहा है जब पहली सालगिरह हुई महासा अमीनी की डेथ की, जब पहली सालगिरह हुई तो ऐसी रिपोर्ट्स भी हमें मिली, देयर वर रिपोर्ट्स कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं समाज के सुधारकों को या एक्टिविस्ट को, जो प्रिवेंट करें, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रिवेंट करें किसी भी प्रकार के मेमोरियल इवेंट को महासा अमीनी के लिए, है ना। कोई इस महासा अमीनी के नाम पे नया कुछ झगड़ा ना खड़ा हो जाए, इसलिए जो लोग आए थे इसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने सड़कों पे, उनको भी ईरान की पुलिस ने, सिक्योरिटी पर्सनल ने अरेस्ट कर लिया। अब ये कौन है महासा अमीनी? हुज नेम हैज़ इमर्ज्ड एज अ रेलिंग क्राई फॉर रिफॉर्म्स एंड वीमेंस फ्रीडम इन अ कंट्री दैट हैज़ बीन टाइटली हेल्ड बाय शिया मुस्लिम्स सिंस द 1917 रिवोल्यूशन। कह रहा है ये वही औरत हैं जिनका नाम इमर्ज हुआ है, उभरा है। और कैसे इमर्ज हुआ है? एक रैली करने वाली क्राई के तौर पे। क्राई का मतलब है पुकार, रैली का मतलब होता है मोबिलाइज करना, यूनाइट करना। रैली में क्या होते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं ना। रैलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, सबको इकट्ठा करने वाली, रैली करने वाली, पुकार के तौर पे। और ये पुकार है, क्राई है सुधारों की, रिफॉर्म्स की और औरतों की आज़ादियों की। एक ऐसे देश में जो बहुत मजबूती से हेल्ड है, बहुत मजबूती से पकड़ा गया है, कैप्चर किया गया है शिया मुल्लाज के द्वारा 1989 के सन से, जब रेवोल्यूशन हुआ था इस कंट्री में। लंबा सेंटेंस, मेरे ख्याल से आसान है, इतना तो आपने देख ही लिया। एक्टिविस्ट को पकड़ा जा रहा है जो महासा अमीनी की डेथ को कोमेमोरेट कर रहे हैं या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एनिवर्सरी को। और ये महासा अमीनी वही हैं जिनके नाम पे ही पूरे देश में फ्रीडम और रिफॉर्म्स की मांग होती है। और ये वही देश है जो मुल्लाओं ने पकड़ रखा है 1979 के रिवोल्यूशन से, जो शियाज हैं, शिया मेजॉरिटी हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी। ईरान की वर्ब है हैज़ एग्जीक्यूटेड, ये पिछला वाला सेंटेंस था। रिपोर्ट्स की वर्ब है वर, देर से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब का। वर्ब ये है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बाद में रखा गया ना। रिपोर्ट्स प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। नेम की वर्ब है हैज़ इमर्ज्ड, दैट की वर्ब है हैज़ बीन हेल्ड, पैसिव वॉइस में। दैट आया कंट्री के लिए यानी ईरान के लिए। रैलिंग का मतलब होता है रैली करने वाली, इकट्ठा करने वाली। चलिए हेल्ड का मतलब होता है होल्ड करके, पकड़ के रखना, है ना, कब्जा करके रखना। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, बदलाव। अगले आएंगे नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे। ये तो ईरान के अंदर की बात थी, अब ईरान के बाहर आते हैं। ईरान का क्या झगड़ा बाहर चल रहा है। कह रहा है द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इम्पोज्ड अ न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ, टारगेटिंग ऑफिशियल्स इन ईरान सिक्योरिटी अपरेटस। कह रहे जी अब अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाइडेन का, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के, उसने भी इम्पोज कर दिया है, लगा दिया है सैंक्शंस के नए सेट को, प्रतिबंधों के नए सेट को पहली सालगिरह पे महासा अमीनी की डेथ के, है ना। तो बाहर से भी सैंक्शन लग रहे हैं, अंदर से भी अनरेस्ट हो रहा है। और ये सारे सैंक्शन लगाए गए हैं टारगेट पे लेते हुए उन अधिकारियों पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, ऑफिशियल्स पे जो हैं ईरान के सिक्योरिटी अपरेटस में, ईरान की सुरक्षा एजेंसी के सिस्टम में। तो वहाँ के जो फौजी हैं, कर्नल्स हैं, पुलिस वाले हैं, इन सब के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं कि कहीं बाहर जाओगे तो आप अरेस्ट हो जाओगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज़ इम्पोज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन को ही रिजीम बोलते हैं। अगर सलीके का हो, डेमोक्रेटिक हो तो एडमिनिस्ट्रेशन बोल दो, अगर ऑटोक्रेटिक हो, ईरान पाकिस्तान जैसा, तो रिजीम बोल दो, है ना। दोनों एक ही वर्ड है, भावना अलग अलग होती है इनकी। इम्पोज करना यानी जबरन लगाना। इम्पोज आप टैक्स को करेंगे, सैंक्शन को करेंगे, फाइन को, पेनल्टी को, पनिशमेंट को करेंगे। नेगेटिव चीज़ों को जबरन दूसरे पे लगाने के लिए ही इम्पोज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एपरेटस, सिस्टम, पैराफर्नेलिया, इक्विपमेंट, किसी भी काम को करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट या उस सिस्टम को आप अंग्रेजी में अपरेटस बोलते हैं। सिक्योरिटी अपरेटस मतलब सुरक्षा एजेंसियों का सिस्टम। फिर कह रहा है जी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड अदर ऑफिशियल्स हैव रिपीटेडली कॉल्ड आउट राइट्स वायलेशन। कह रहा है जी जो बाइडेन और उनके दूसरे जो अधिकारी हैं उन्होंने बार बार कॉल आउट किया है, बार बार ललकारा है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को, मानवाधिकारों के उल्लंघन को। ईरान में राइट्स वायलेशन समझते हैं ना, किसी को जबरन अरेस्ट करना, किसी को सताना, परसिक्यूट करना, है ना।
जो बाइडन एंड ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव कॉल आउट करना मतलब ललकारना या पुकारना, किसी गलत चीज़ को चैलेंज करना। कह रहा है जी बट द यूएसएस पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान हैज़ इट्स ऑन प्रॉब्लम्स। अब यहाँ से मेन आर्टिकल शुरू हुआ है। कह रहा है जी लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है ईरान की तरफ टूवर्ड्स ईरान, इसके खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस पॉलिसी में खुद की भी कुछ खामियां हैं। यूएस पॉलिसी की वर्ब है हैज़। अच्छा क्या खामी है अमेरिका की पॉलिसी में? कह रहा है जी फर्स्ट वाइल द सैंक्शंस हैव हिट द ईरानियन इकॉनमी हार्ड inflaming resentment, they have done little in changing the behavior of the regime। कह रहा है जी पहली चीज़ तो ये जहाँ ये सैंक्शंस ने हिट किया है ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से, बहुत बुरे से, बहुत ज़ोरों से इन्फ्लेम करते हुए, भड़काते हुए, रिसेंटमेंट को, गुस्से को, एंगर को या डिसप्लेजर को। कह रहे हैं जहाँ ये सब इन्होंने किया है वहाँ का आम आदमी परेशान हुआ है, वहीं इन सेक्शंस ने ना के बराबर ही किया है वहाँ के बिहेवियर को, रिजीम के बिहेवियर को चेंज करने में। तो लोग तो परेशान हुए हैं लेकिन 1979 से जो शिया रिजीम है उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं देखा गया है। सैंक्शंस की वर्ब है हैव हिट, दे की वर्ब है हैव डन। दे आया है सैंक्शंस के लिए। रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, डिसप्लेजर, फ्यूरी। कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि दे सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स अगर प्लूरल हैं तो उनके लिए भी दे लगाया जा सकता है। लगाया क्या जा सकता है? लगाया ही जाता है। सिंगुलर है तो इट लगा दो, प्लूरल है तो दे लगा दो, है ना। इंसानों के लिए दे आएगा ऐसा नहीं है, जानवरों, कुर्सियों, कोई नॉन लिविंग थिंग जो प्लूरल में है उसके लिए भी दे का ही इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है जी सेकंड व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट वॉशिंगटन हैज चोजन टू एंगेज विद द मुल्लास इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रिटोरिक ओवर ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ बात कर रहे हैं दोगलेपन की। कह रहे हैं दूसरी चीज़ ये सेकंड, जब बात हो व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, अपनी भलाई को बचाने की, तो वॉशिंगटन जो है उसने चूज़ किया है, इस विकल्प को चुना है जो है इंगेज करने का, बातचीत करने का इन्हीं मुल्लाज के साथ में जिस पे इसने सैंक्शंस लगाए हैं। और कह रहे कैसे करते हैं बातचीत? कह रहा है जी बहुत ही सफाई के साथ में करते हैं, बिना तवज्जो दिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ इनकी उन बड़ी बड़ी बातों के, अमेरिका की उन रिटोरिक के जो उनकी होती है ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ईरान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर के। तो जब अपने इंटरेस्ट आते हैं तो बड़े अच्छे से बात कर लेते हैं इन मुल्लाज से, तब बात ही नहीं करते हैं कि आप पब्लिक को मत सताओ, आप राइट्स को वायलेट मत करो। तो अमेरिका की ये हिपोक्रेटिक पॉलिसी आपको ईरान के लिए मिलेगी। इट की वर्ब है कम्स व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो। वॉशिंगटन की वर्ब है हैज़ चोजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ मतलब बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए। कह रहे जी द यूएस एंड ईरान आर इन एन एडवांस स्टेज ऑफ फाइनलाइजिंग प्रिजनर स्वैप डील एज पार्ट ऑफ which the US would agree to transfer some 6 billion Iranian funds frozen in South Korean accounts to Qatar। कह रहे जी अमेरिका और ईरान अब एक एडवांस्ड स्टेज में है, बहुत आगे के फेज में है फाइनलाइज करने के एक प्रिजनर स्वैप डील को। प्रिजनर स्वैप डील क्या होती है? हमारे प्रिजनर आप ले जाओ, आपके प्रिजनर हमें दे दो। मतलब हमारा आदमी जो आपने पकड़ा हुआ है वो आप ले जाओ वापस, आपने जो हमारा पकड़ा हुआ वापस कर दो। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली है, म्यूचुअल एक्सचेंज। तो प्रिजनर्स के म्यूचुअल एक्सचेंज की डील के भी बहुत नज़दीक हैं अमेरिका और ईरान। कह रहा है जी जिसके एक हिस्से के तौर पे ईरान को ये भी फ़ायदा होगा कि अमेरिका जो है अग्री कर जाएगा, सैंक्शन दे देगा, अपना अप्रूवल दे देगा कि 6 बिलियन डॉलर जो हैं, लगभग सम 6 बिलियन जो ईरान के फंड्स हैं डॉलर्स में, जो फ्रोज कर दिए गए हैं, जो जमा दिए गए हैं, कैप्चर कर लिए गए हैं साउथ कोरियन अकाउंट्स में, ये दिए जाएंगे कतर को। कह रहे विच तेहरान कैन टैप फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। कह रहे जिसको तेहरान टैप कर सकता है, फ़ायदा कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है मानवाधिकार के पर्पसेस के लिए, अपने लोगों की भलाई या वेलफेयर के लिए। तो प्रिजनर्स इधर से उधर जाएंगे और ईरान का ही पैसा जो अमेरिका दबा के बैठा है उसी पैसे को अमेरिका ईरान को देगा कतर के जरिए, और ईरान उस पैसे से लोगों को अपने खाना खिला सकेगा। अमेरिका और ईरान दोनों की वर्ब है आर। यूएस की वर्ब है वुड अग्री। तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है, इसकी वर्ब है कैन टैप करना, किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, जैसे नल लगा करके टंकी में से पानी निकालते हो, यूटिलाइज करते हो ना, बिना पानी को गिराए। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, जो रिलेटेड हो ह्यूमन से, ह्यूमन की भलाई से। कह रहा है जी इंस्टेड ऑफ दिस ऑफ एंड ऑन हॉस्टिलिटी एंड एंगेजमेंट विच इज़ नॉट हेल्पिंग द ईरानियन पीपल, द वेस्ट शुड अडॉप्ट अ मोर कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट।
कह रहा है जी बजाय, इंस्टेड ऑफ या रादर देन दोनों का मतलब होता है बजाय। कह रहा है जी बजाय इस ऑफ एंड ऑन हॉस्टिलिटी एंड एंगेजमेंट के। ऑफ का मतलब है बंद, ऑन का मतलब है चालू। तो चालू बंद ऐसी जो होती है इसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एंगेजमेंट का मतलब होता है बातचीत। तो कह रहे कभी खुशी कभी गम, कभी हॉस्टिलिटी कभी इंगेजमेंट। कह रहे जी बजाय इस घटिया पॉलिसी के जो कि ईरान के लोगों को बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही है, इस पॉलिसी के बजाय वेस्ट को ना, अमेरिका और यूरोप को अडॉप्ट कर लेना चाहिए एक और ज़्यादा कंसिस्टेंट पॉलिसी को, जो है इंगेजमेंट की, जो है बातचीत की। और इनको क्या करना चाहिए, एंड शुड प्रेशर टू एक्सट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइजेज फ्रॉम ईरान इन रिटर्न फॉर इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। और प्रेशर करना चाहिए कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, निकाल सकें कुछ कॉम्प्रोमाइजेज को, कुछ समझौतों को ईरान से, और किस बदले, इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स के बदले, पैसे के कुछ फ़ायदों के बदले। तो कंसिस्टेंट पॉलिसी रखो बातचीत करने की, जिसमें ईरान को कुछ बेनिफिट दो, कुछ उसको लालच दो, कभी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवा दो लालच दे करके, कभी वहाँ के लोगों को राहत दिलवा दो। तो आप हॉस्टिलिटी दिखाते हो, कभी इंगेजमेंट करते हो, ये गलत है। लगातार इंगेजमेंट दिखाओ और कुछ ना कुछ इससे कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना ईरान से करवाते रहो। चलिए, विच की वर्ब है इज़ नॉट हेल्पिंग। विच आया है पॉलिसी के लिए इंस्टेड ऑफ हॉस्टिलिटी एंड एंगेजमेंट, है ना, ऑन एंड ऑफ, इसके लिए आया विच। वेस्ट की वर्ब है शुड अडॉप्ट, दूसरी वर्ब है शुड प्रेशर। वेस्ट शुड अडॉप्ट एंड वेस्ट शुड प्रेशर। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकाल के लाना, ड्रॉ आउट करना। कह रहा है जी फॉर द मुल्लास द रिकरिंग प्रोटेस्ट शुड सर्व एज अ रिमाइंडर दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ऑलरेडी टर्न हॉस्टाइल टुवर्ड्स देयर रेन। कह रहा है और ईरान के रिजीम के लिए, वहाँ जो इस्लामिक मुल्लास बैठे हैं उनके लिए, जो ये बार बार होने वाले प्रोटेस्ट हैं, ये सर्व करना चाहिए प्रोटेस्ट को, ये बन जाना चाहिए एक रिमाइंडर, एक याद ताज़ा करवाने वाला अलार्म, है ना, रिमाइंडर। और रिमाइंडर इस चीज़ का कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वहाँ के पॉपुलेशन का, वो पहले से ही हॉस्टाइल हो चुका है, बदल चुका है, इनके लिए हॉस्टाइल हो चुका है। और किन के लिए, इस रेन के लिए, उनके इस राज के लिए, रूल के लिए, है ना। तो इनको भी ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि कभी भी यहाँ पे नई बगावत हो सकती है, हम भी थोड़ा संभल के रहें, दुनिया भर से भी दुश्मनी कम ले और अपने लोगों को भी खुश रखें। प्रोटेस्ट की वर्ब है शुड सर्व, सर्व एज ए रिमाइंडर मतलब इस चीज़ की याद ताज़ा करवाने वाला बनना। लार्ज सेक्शन की वर्ब है हैज़ टर्न्ड, टर्न हॉस्टाइल मतलब किसी के लिए दुश्मनी भरा हो जाना। रेन वर्ड का मतलब होता है जी रूल, या देखिए रेन जो है ना, नाउन भी है वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में रेन का मतलब होता है रूल या राज, लेकिन रेन इन एक फ्रेजल वर्ब होती है अंग्रेजी में जिसमें जी नहीं आता। ये जी जो यहाँ लगा हुआ देख रहे हो इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब होता है किसी पे नकेल कसना या कंट्रोल करना। समझ पा रहे हैं? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इस रेन और इस रेन को कंफ्यूज मत कर लेना। जिसमें जी लगा हुआ है वो नाउन है, रेन का मतलब होता है रूल, शासन। और जिसमें जी नहीं लगा हुआ उस रेन का मतलब होता है लगाम। रेन इन से फ्रेजल वर्ब बनेगी लगाम लगाना। आज के क्विज में मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों को याद रखना। बढ़े आगे। कह रहा है जी द प्रोटेस्टर्स मे हैव अटेंड अ क्रिटिकल मास फॉर नाउ बट इट मे नॉट रिमेन सो फॉरएवर इन अ कंट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ रेडिकल रेवोल्यूशंस। कह रहे प्रोटेस्टर्स ने गेन कर लिया होगा या अटेन कर लिया होगा बहुत बड़ी संख्या को, क्रिटिकल मास को, अभी के लिए। कह रहे लेकिन ये नहीं रहने वाला हमेशा के लिए ऐसा ही, सो फॉर एवर, इट मे नॉट रिमेन सो फॉर एवर। एक ऐसे देश में जिसमें एक हिस्ट्री है रेडिकल रिवोल्यूशंस की, बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियों की, एक्सट्रीम रिवोल्यूशंस की। कह रहा और कब, कह रहा जी इफ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, रिजीम रिजिडिटी एंड लैक ऑफ रिफॉर्म्स आर नॉट एड्रेस्ड। कह रहा और ये तभी होती हैं जब अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो हैं, अंदर छुपी हुई जो समस्याएं हैं, आर्थिक परेशानियों की, इकोनॉमिक क्राइसिस की, रिजीम की रिजिडिटी की, वहाँ के प्रशासन के ढीठपने की, रिजिडिटी मतलब ठीठपना, स्ट्रिक्टनेस, और लैक ऑफ रिफॉर्म्स की, है ना, सुधारों की कमी की। कह रहा अगर इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जाता है, इन समस्याओं को संबोधित नहीं किया जाता है ना, तो जब जब ये होता है, हर 20-30 साल से ईरान में रिवोल्यूशन हो जाता है, इस हिस्ट्री को वहाँ के मुल्लाज को भी याद रखना पड़ेगा। प्रोटेस्टर्स की वर्ब है मे नॉट हैव अटेंड, इट की वर्ब है मे नॉट रिमेन, रेडिकल मतलब एक्सट्रीम, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, म्यूटनी बगावत। प्रॉब्लम्स की वर्ब है आर नॉट एड्रेस्ड, फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ है, अगर प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं हुई, इफ़ द प्रॉब्लम्स आर नॉट एड्रेस्ड इट मे नॉट रिमेन सो, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। आज लोगों के पास अटेन नहीं किया क्रिटिकल मास को, लेकिन आने वाले टाइम में वो नंबर, वो संख्या उनके पास हो सकती है। रिजिडिटी होती है आपका ढीठपना, किसी चीज़ को लेकर के आपकी स्ट्रिक्टनेस। क्राइसिस होते हैं जी
प्लूरल नाउन है, सिंगुलर बनाना हो तो बन जाएगा क्राइसिस, है ना। एक्सिस सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल बनाना हो तो AXES। तो ISES इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, सिंगुलर में IS लगाना है, प्लूरल में पीछे ES लगाना है। कर चुके हो ना नाउन चैप्टर में। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। बहुत कुछ सीखा होगा आज आपने, हैवी सेशन था आज का, खास करके इन टर्म्स ऑफ वोकैब। जल्दी से क्विज को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पैसेज क्या सजेस्ट करता है पोटेंशियल के लिए फ्यूचर US ईरान रिलेशनशिप्स को लेकर के। US को ईरान से भाग जाना चाहिए, डिसंगेज कर देना चाहिए, मुंह मोड़ लेना चाहिए, या ये रिश्ते हमेशा ही दुश्मनी भरे रहेंगे ईरान के ढीठपने की वजह से, या ईरान को फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर बिना किसी प्रेशर के, या फिर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट और प्रेशर हो, ये ज़रूरी होगा ताकि ईरान से कॉम्प्रोमाइज़ करवाए जा सकें। तो चारों में से फ्यूचर के लिए पोटेंशियल आपको सोल्यूशन क्या लगता है ईरान US के रिश्तों का। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करें। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच करें। सेकंड में पूछा है जी, महासा अमीनी जो हैं इनके नाम की क्या भूमिका है इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। ये सरकारी अफसर है बहुत बड़ी, इनका नाम जो है पर्यायवाची है, सिनोनिमस है ईरान के रिजीम की जातियों का, उनकी क्रैकडाउन का ह्यूमन राइट्स पे। ये रेजिस्टेंस और रिफॉर्म का एक सिंबल है, एक सिंबल समझते हैं ना, इंडिकेशन, निशान है। या फिर उनका नाम रिप्रेजेंट करता है ईरान पे नए सैंक्शंस की कॉल को, नए प्रतिबंधों की मांग को। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, अगर ढंग से करोगे तभी हो पाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच करें। तीसरे चौथे पाँचवें आप खुद से कर लेंगे, तीनों वन वर्ड्स आपको करवाए गए हैं। छठवें में आपको इडियोसिंक्रेसी वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा ईजी है निकालना। सातवें आठवें नौवें में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस कॉन्सेप्ट में हाइफनेटेड एडजेक्टिव वाले में, सेकंड मिलेगी आपकी इस वर्ड में फ्लॉन्ट में, और थर्ड मिलेगी आपको मिलेगी रेन नाम के इस वर्ड के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सब कुछ करवाया आपको, वही आपसे पूछ रहे हैं जो आपने सीखा है। फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से मैच करें अपने आंसर्स को, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। अंटिल देन साइनिंग।